अपन बात कर रहे हैं ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। तो ठोस अवस्था में सबसे पहले अपन बात करें कि यूनिट सेल इकाई कोष्टिका क्या होती है। तो यूनिट सेल या इसको बोलते हैं इकाई कोष्टिका। जब किसी भी क्रिस्टल का निर्माण करते हैं तो उस क्रिस्टल निर्माण के लिए वह सूक्ष्मतम त्रिविमीय इकाई जिसकी पुनरावृत्ति द्वारा संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है उसे इकाई कोष्टिका कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। इसका मतलब यूनिट सेल क्या हुई? सूक्ष्मतम इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसको मैं बोलूं स्मॉलेस्ट 3D यूनिट, सूक्ष्मतम त्रिविमीय इकाई जिसके रिपीटेशन से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है उसे यूनिट सेल कहते हैं। तो स्मॉलेस्ट त्रिविमीय इकाई जिसके रिपीटेशन से संपूर्ण क्रिस्टल बनता है, जिसकी पुनरावृत्ति द्वारा संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसको यूनिट सेल कहते हैं। क्लियर? तो यूनिट सेल, इसका मतलब यूनिट सेल के द्वारा ही संपूर्ण क्रिस्टल बनता है। अब जो ये यूनिट सेल होती है उस यूनिट सेल के क्या करैक्टरिस्टिक हैं? यूनिट सेल के करैक्टरिस्टिक, सबसे पहले बात, जैसे मान लो मैं एक यूनिट सेल बना रहा हूं, ये एक यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल की पुनरावृत्ति द्वारा एक यूनिट सेल, दूसरी यूनिट सेल, तीसरी यूनिट सेल, ऐसे बहुत सारी यूनिट सेल आपस में मिलकर के और एक लेटिस बनाती है जिसको कहते हैं क्रिस्टल लेटिस। इसका मतलब यूनिट सेल बार बार पुनरावृत्ति के द्वारा एक बहुत बड़े क्रिस्टल का निर्माण करती है। तो ये सूक्ष्मतम इकाई, इसी स्मॉलेस्ट यूनिट को ही क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं, इकाई कोष्टिका कहते हैं। अब इस यूनिट सेल में जैसे मान लो यहां से मैंने ले लिया इस प्रकार से, ये वाला जो किनारा है यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में एक किनारा ये है, दूसरा किनारा ये है, ऐसे ऐसे ये जो कोने हैं ना इनको किनारे कहते हैं। तो इस यहाँ से इस केंद्रीय भाग से ये दूरी मान लो मैंने अक्ष अक्ष ले लिया, इधर वाई अक्ष ले लेते हैं, इधर जेड अक्ष ले लेते हैं। क्लियर? और यहाँ से इस किनारे की डिस्टेंस है जिसको मैंने ए से लिख रहा हूँ, इधर इसको बी से लिख रहा हूँ और इसको मैं सी से लिख रहा हूँ। तो यूनिट सेल के किनारे, एजेज ऑफ द यूनिट सेल, यूनिट सेल के किनारों को ए बी सी से डिनोट किया जाता है। तो किनारे, सबसे पहला करेक्टरिस्टिक यह है कि किनारों को ए बी और सी से निरूपित करते हैं। क्लियर? ऐसे ही अब इन किनारों के मध्य जो कोण होता है, जैसे इस इन दोनों किनारों के मध्य का ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये कोण, तो ये जो कोण है इसको कहते हैं एल्फा। जैसे इसको मैंने एल्फा, बीटा और गामा, तो यूनिट सेल के किनारों के मध्य कोण को एल्फा, बीटा, गामा द्वारा निरूपित करते हैं। एल्फा, बीटा और गामा के द्वारा निरूपित करते हैं। पहली बात, सबसे पहले यूनिट सेल के जो किनारे हैं, एजेज ऑफ द यूनिट सेल कैन बी डिनोटेड बाय ए बी और सी से निरूपित करते हैं। और ए बी और सी जो किनारे हैं ये परस्पर परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी, ये डिपेंड करता है कि क्रिस्टल कैसा है। क्लियर? तो ए और बी सी ये परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी, आपस में लंबवत हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ये डिपेंड करता है यूनिट सेल पे। और इनके मध्य जो कोण है एल्फा बीटा गामा, एल्फा बीटा गामा, इस जो मध्य कोण है
इस कोण का मान भी अलग अलग यूनिट सेल के लिए अलग अलग होता है, जो अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये तो बात हुई यूनिट सेल की इकाई कोष्टिका की। क्लियर। तो सबसे पहले बात करें कि इकाई कोष्टिका क्या होती है। तो त्रिविमीय सूक्ष्मतम इकाई जिसकी पुनरावृत्ति द्वारा संपूर्ण क्रिस्टल बनता है उसको क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। फिर इसके करेक्टरिस्टिक, यूनिट सेल के जो किनारे हैं उनको ए बी सी से डिनोट करते हैं, जो परस्पर लंबवत हो भी सकते हैं और नहीं भी। नेक्स्ट, किनारों के मध्य जो कोण है इस कोण को अल्फा बीटा और गामा से निरूपित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट सेल में कुल कितने पैरामीटर्स हो गए, 6 पैरामीटर्स, ए बी सी अल्फा बीटा और गामा। तो कुल एक यूनिट सेल में कुल 6 पैरामीटर्स होते हैं। तो ये तो बात हुई यूनिट सेल की। नेक्स्ट अपन बात करें क्रिस्टल लेटिस, क्रिस्टल जालक क्या होता है। क्रिस्टल लेटिस जो है, क्रिस्टल जालक जिसको अपन कहें, तो ये क्या होता है। तो कोई भी किसी भी क्रिस्टल में जब अवयवी कण जैसे अणु परमाणु या आयन, एटम मॉलिक्यूल या आयन्स आपस में एक रेगुलर ज्योमेट्री, एक निश्चित व्यवस्था में, निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होकर के एक बहुत बड़ी त्रिविमीय संरचना का निर्माण करते हैं जिसे क्रिस्टल लेटिस कहते हैं। क्लियर। जैसे मालूम है कहूं कि अवयवी कण, अवयवी कण, अब ये अवयवी कण या पार्ट, ये अवयवी कण क्या हो सकते हैं, तो या तो एटम हो सकते हैं या मोलिक्यूल्स हो सकते हैं या आयंस हो सकते हैं। तो एटम मोलिक्यूल्स आयंस आपस में एक रेगुलर ज्योमेट्री में अरेंज होकर के और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। ये सारे के सारे एटम्स मोलिक्यूल्स या आयंस कोई सा भी हो सकता है जिसको अपन कहते हैं अवयवी कण या पार्टिकल्स कहते हैं। तो ये पार्टिकल्स या ये अवयवी कण रेगुलर ज्योमेट्री में अरेंज्ड होकर के और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, 3D स्ट्रक्चर। इस 3D स्ट्रक्चर को ही क्रिस्टल लेटिस कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्लियर। तो अवयवी कण आपस में नियमित रूप से व्यवस्थित होकर के 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब क्रिस्टल जालक की क्या विशेषता है, क्या इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो क्रिस्टल जालक की बात करें तो क्रिस्टल जालक में प्रत्येक अवयवी कण को जालक बिंदु या लेटिस पॉइंट कहते हैं। लेटिस पॉइंट, क्रिस्टल जालक में, क्रिस्टल लेटिस में प्रत्येक अवयवी कण अणु परमाणु या आयन हो सकता है, उस अवयवी कण को लेटिस पॉइंट जालक बिंदु कहते हैं। पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जालक बिंदु या लेटिस पॉइंट्स एक रेगुलर ज्योमेट्री में अरेंज्ड होते हैं जिससे क्रिस्टल की स्ट्रक्चर का निर्धारण होता है। तो जो लेटिस पॉइंट होते हैं ये सारे के सारे लेटिस पॉइंट एक नियमित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं जिससे संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। क्लियर। थर्ड इंपॉर्टेंट बात कि जो क्रिस्टल जालक होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, अवयवी कण होते हैं, एटम्स मॉलिक्यूल्स या आयंस जिसको अपन लेटिस पॉइंट कहते हैं, ये जालक बिंदु एक त्रिविमीय संरचना बनाते हैं जिससे क्रिस्टल की ज्योमेट्री का निर्धारण होता है। क्रिस्टल की ज्यामिति का पता चलता है कि क्रिस्टल की ज्योमेट्री कैसी होगी, क्यूबिक होगी या टेट्राहेड्रल होगी या हेक्सागोनल होगी, तो उसकी ज्यामिति का निर्धारण करते हैं। तो ये तो बात हुई क्रिस्टल लेटिस की, क्रिस्टल जालक की। अब अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले बात करें अपन टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में, सरल इकाई, सरल गणीय इकाई कोष्टिका जिसको अपन कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल।
सरल गणीय इकाई कोष्टिका, या इसको अपन आदिम इकाई कोष्टिका, प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स या जिसको अपन अवयवी कण कहते हैं, वह अवयवी कण केवल और केवल क्यूब के घन के कोनों पर स्थित होते हैं, एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, क्यूब के कोनों पर स्थित होते हैं। क्लियर? जैसे मान लो कि मैंने ये स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये क्यूब है। क्यूब के अंदर पहले क्यूब के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। एक घन, एक क्यूब, एक क्यूब के अंदर कितने कोने होते हैं? कुल 8 कॉर्नर्स होते हैं। क्यूब के अंदर 8 कोने होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। एक घन में इन एक क्यूब टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8। तो घन में कोनों की संख्या, घन में कोनों की संख्या होती है 8। एक घन में 8 कोने होते हैं। क्लियर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 कोने होते हैं। हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक कोना जो होता है, एक कॉर्नर जो होता है, उस कॉर्नर को कवर्ड करने के लिए 7 अन्य घनों की आवश्यकता होती है। तो कुल मिला के अपन ये कहें कि कोई भी क्यूब है, इसके एक कोने को, जैसे इस कोने को कवर करना है, तो इस कोने को कवर करने के लिए, पूर्णतया ढकने के लिए अपन को कुल 8 घनों की आवश्यकता होती है। इसका मतलब एक कोना 8 घनों में कॉमन होता है। इसका मतलब एक कोने को कुल घनों का कितना हिस्सा प्राप्त होता है? 1/8 पार्ट प्राप्त होता है। तो जो पार्टिकल्स है यहाँ पे, जैसे मान लो कॉर्नर पर कोई अवयवी कण, एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस पार्टिकल्स है। अब ये जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स टोटल घनों का हिस्सा, प्रत्येक घन को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? 1/8, क्योंकि ये पार्टिकल्स 8 घनों में कॉमन होता है। मतलब इसको कवर करने के लिए 8 घनों की आवश्यकता होती है। इसका मतलब एक घन को पार्टिकल का कितना हिस्सा मिला? 1/8वां भाग मिला। तो घन में कुल कोनों की संख्या 8 होती है, और एक पार्टिकल्स कुल घनों में प्रत्येक अवयवी कण का एक घन में हिस्सा कितना होता है? 1/8वां भाग होता है। मतलब एक घन को उस अवयवी कण का 1/8वां हिस्सा प्राप्त होता है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात, जो क्यूब होता है, घन होता है, उस घन में कुल फेस, जिसको अपन फलक कहते हैं, 6 फलक होते हैं। एक फलक जैसे ये मान लो ऊपर का है, ये वाला, ये जो भाग है स्क्वायर पार्ट टाइप, एक फलक ऊपर है, एक नीचे है, एक इधर है, एक उस साइड है। तो 1, 2, 3, 4, एक सामने है 5, और एक इस पीछे की तरफ है 6। तो एक घन में कुल फलकों की संख्या 6 होती है। तो घन में फलकों की संख्या 6 होती है। और एक फल को, ये जैसे ये ऊपर वाला पार्ट है, ये पूरा, इस फल को कवर करने के लिए एक घन इसके ऊपर रख देंगे, तो ये फलक पूर्णतया क्या हो जाएगा? कवर्ड हो जाएगा। इसका मतलब मान लो कि कोई अवयवी कण फलक के ऊपर स्थित है, तो वो प्रत्येक घन का कितना हिस्सा होगा? 1/2वां हिस्सा होगा। तो प्रत्येक अवयवी कण का हिस्सा कितना हो जाएगा? 1/2 पार्ट हो गया। 1/2वां हिस्सा मिलेगा एक घन को। क्लियर? ऐसे ही बात करें घन में, ये तो फलक हो गया, कॉर्नर्स हो गए। अब बात करें किनारे, एजेज की, तो एक घन में कुल 12 किनारे होते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये जो है ना, ये एक किनारा है। ऐसे
1 2 3 4। तो ऐसे ही घन में कुल किनारों की संख्या, कुल एजेज 12 किनारे होते हैं, तो घन में किनारों की संख्या नंबर ऑफ एजेज 12 होते हैं। अब एक किनारा कितने घनों में कॉमन होता है? तो इस किनारे को कवर्ड करने के लिए कुल 4 घनों की आवश्यकता होती है। तो प्रत्येक घन को कितना हिस्सा मिलेगा? 1/4 भाग। तो प्रत्येक अवयवी कण का हिस्सा 1/4 पार्ट मिलेगा। अब बात करें घन के एक पूरा, जैसे ये कमरा है, एक रूम का अंदर घन का जो केंद्र होता है उसका मध्य भाग, उसको घन केंद्र कहते हैं। तो एक घन में घन केंद्र कितने होते हैं? घन केंद्र एक होता है, एक घन में एक ही घन केंद्र होता है। फिर इस कोने से इस कोने तक की दूरी है, इसको कहते हैं डायगोनल विकिरण जिसको अपन कहें। तो एक घन में कुल डायगोनलों की संख्या 4 होती है। तो घन विकिरण 4 होते हैं। तो ये तो एक घन की सामान्य सी बात हुई। अब बात करें अपन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सरल घनीय इकाई कोष्ठिका। इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल या आद्य इकाई कोष्ठिका भी कहते हैं। अब जो सरल घनीय इकाई कोष्ठिका है, इसमें जो अवयवी कण है या पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, वो केवल और केवल घन के कोणों पर स्थित होते हैं। जैसे ये एक पार्टिकल यहाँ, दूसरा यहाँ, 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से 8 पार्टिकल्स केवल घन के कोणों पर स्थित होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सरल क्यूबिक यूनिट सेल में प्रति इकाई कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रति इकाई कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या। अब चूंकि सरल घनीय संरचना में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में अवयवी कण या पार्टिकल्स केवल और केवल घन के कोणों पर स्थित होते हैं, और कोने होते हैं 8, और प्रत्येक इकाई कोष्ठिका को कोने का 1/8वां हिस्सा प्राप्त होता है। तो 1/8, इसका मतलब 1 हो गया। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में प्रति इकाई कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या 1 होती है। क्लियर? तो ये तो बात हुई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। नेक्स्ट है बीसीसी, काय केंद्रित इकाई कोष्ठिका, जिसको अपन कहते हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, काय केंद्रित इकाई कोष्ठिका। इस काय केंद्रित इकाई कोष्ठिका में अवयवी कण, पार्टिकल्स घन के कोणों पर तो होते होते हैं, घन के कोणों के साथ साथ घन के केंद्र में भी स्थित होता है। अवयवी कण घन के कोनों के साथ साथ घन के केंद्र में भी पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रति इकाई कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करें। तो प्रति इकाई कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या। तो अवयवी कण कहाँ कहाँ है? एक तो कोनों पर है, और एक इकाई कोष्ठिका को 1/8वां हिस्सा मिल रहा है। तो घन में 8 कोने हैं, 1/8 है, तो एक कण तो कोनों का हो गया।
दूसरा घन के केंद्र में है। अब चूंकि पूरे घन के केंद्र के अंदर है तो वो पूरा एक घन के अंदर ही कॉमन होता है वो, तो घन केंद्र एक। तो इस प्रकार प्रति इकाई कोष्टिका में कुल अवयवी कण 1+1 बराबर 2 होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इकाई केंद्रित एकक कोष्टिका में प्रति इकाई कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या 1-2 होती है। एक तो कोनों का और एक केंद्र में, कुल मिला के 2 अवयवी कण होते हैं। क्लियर? तो इसको रटना नहीं है, समझना है। तो प्रति इकाई कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या 2 होती है। थर्ड बात करें अपन, जिसको बोलते हैं एफसीसी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फलक केंद्रित इकाई कोष्टिका। फलक केंद्रित इकाई कोष्टिका में क्या होता है कि जैसे ये क्यूब है, इसमें जो अवयवी कण है, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स या आयन, घन के कोनों पर तो होता है, घन के कॉर्नर्स पर तो होता ही है, साथ ही साथ प्रत्येक फलक के केंद्र में भी पाया जाता है। जैसे ये ऊपर का फलक हो गया तो इसके केंद्र में यहाँ पे इसका फलक यहाँ हो गया, इसका केंद्र यहाँ हो गया, इस फेस का यहाँ और इसका फेस का यहाँ और इसके जस्ट पीछे वाले फेस का यहाँ। तो अवयवी कण या पार्टिकल्स घन के कोनों के साथ साथ प्रत्येक घन के फलक के केंद्र में भी पाया जाता है। उसे फलक केंद्रित इकाई कोष्टिका कहते हैं। अब प्रति इकाई कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या, तो कोनों पर है, घन में कोने होते हैं 8, प्रत्येक हिस्सा 1/8 प्लस घन के प्रत्येक फलक, घन में फलक होते हैं 6 और एक फलक का अवयवी कण का हिस्सा 1/2, तो कुल हो गए 1 + 3 4। इसका मतलब ये हुआ कि फलक केंद्रित इकाई कोष्टिका में प्रति इकाई कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या 4 होती है। क्लियर? अवयवी कणों की संख्या 4 होती है। ये तो बात हुई एफसीसी की। और लास्ट जो यूनिट सेल है जिसको कहते हैं ईसीसी, अंतःकेंद्रित इकाई कोष्टिका, जिसे ईसीसी से निरूपित करते हैं। तो फोर्थ है ईसीसी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, अंतःकेंद्रित इकाई कोष्टिका। इसमें क्या होता है कि अवयवी कण घन के कोनों पर तो होता ही होता है, ये घन है, इसके कोनों पर तो होता ही होता है, साथ ही साथ आमने सामने के फलक के केंद्र पर भी पाया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर है तो इसके जस्ट विपरीत, इसके जस्ट सामने ये वाला है, तो दो फलकों के आमने सामने के केंद्रों पर भी पाया जाता है। तो प्रति इकाई कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या हो जाएगी 8 × 1/8, कोने हो गए 8 तो, और दो फलकों पे है आमने सामने के, तो इसका मतलब 2 फलक और प्रत्येक का हिस्सा 1/2, 1 + 1 2। तो ईसीसी में प्रति इकाई कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या 2 होती है। क्लियर?